During the last two video lectures, I have explained you the mechanism of glycolysis and fermentation, and after that all over the mechanism of Krebs cycle and electron transport chain. Now it's the time to describe the respiratory balance sheet, then how the respiration is an amphibolic pathway, and lastly what actually the RQ values of different respiratory food substrates are. This will be my last lecture on this chapter, the respiration in plants. Then start with the article of respiratory balance sheet. तो स्टूडेंट्स, अब हिंदी में बात करूं कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है। जैसे कि बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, साल भर में उनकी कितनी इनकम होती है, उस इनकम का एक डाटा वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए बनवाते हैं कि टोटल कितना पैसा उन्होंने कमाया और कितने खर्च हुए, वो निकालने के बाद कितना उनके पास बैलेंस बनता है, वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने का कानून है। उसी तरह से हमने जो रेस्पिरेटरी बायोकेमिकल मैकेनिज्म वर्कआउट करी हुई है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें हमें ये देखना है कि जो पर्पस था क्या, रिलीज एनर्जी को एनर्जी करेंसी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो टोटल कितनी एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में और कितनी कंज्यूम होती है और लास्ट में कितना नेट गेन होता है, इसी को कैलकुलेट करना ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताएं हम कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम आपको जो भी समझाएंगे उसको समझने के लिए जो तरीका है वो सिर्फ एक एजम्पशन है, यानी सिर्फ एक मान्यता है, हाइपोथेसिस है और सिद्धांत है, थ्योरी है। क्योंकि अच्छा एक्चुअली ऐसा नहीं होता जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो, अभी पढ़े क्या है कि हमने बिल्कुल सिंपली ये माना कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, मेनली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को हमने लिया। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने के बाद ही रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करेंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, फैट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोटीन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जबकि हमने सिर्फ ग्लूकोज को लेकर के रेस्पिरेशन की बायोकेमिकल मैकेनिज्म को डिस्कस किया, तो ये सिर्फ एक मान्यता ही तो हुई। अच्छा, फिर हम ये मान रहे हैं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसके बाद फिर वो क्रेब्स साइकिल होगा और क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। और हम ये मानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद दो पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड फिर चले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और उनका वहां पर लिंक रिएक्शन होगा, फिर वो भाई क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करने लगेंगे। और बीच में हमने किसी और कंपाउंड को इंटर होते हुए नहीं माना, ना ही ये माना है कि जो कंपाउंड्स हैं पायरुविक एसिड या एसिटाइल को एंजाइम ए, ये कहीं और भी जाकर के मिक्स होकर किसी और रिएक्शन में भी हो जा सकते हैं, या साथ साथ फैट या फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इनका भी शायद ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उससे बना भी एसिटाइल को एंजाइम में वो भी आकर के इसी ग्लूकोज के एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिक्स हो जा रहा हो, या प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन शायद साथ साथ चल रहा है, वो भी तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है, उससे भी आगे जाकर के पायरुविक एसिड बन सकते हैं। ये एक्चुअली यही होता है कि सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक साथ ही ऑक्सीडाइज होते रहते हैं और जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कहीं और दूसरे पाथवे में भी जा सकते हैं और उनके साथ किसी दूसरे पाथवे के भी आकर के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिक्स हो सकते हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं है प्रैक्टिकली, जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुई, 2 पायरुविक एसिड बना, क्रेब्स साइकिल में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया और बिल्कुल हम जो है ना इस तरह से एक बैलेंस शीट बना लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। एक्चुअली सिर्फ ये एक मान्यता है, आप ध्यान रखें, ये सिर्फ एजम्पशन है आसानी से समझने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि एक आइसोलेटेड रिएक्शन अकेले चल रही हो, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं, कई प्रोडक्ट्स दूसरे पाथवे में भी जाते रहते हैं और दूसरे पाथवे के भी कई प्रोडक्ट्स आकर के मिक्स होते रहते हैं, ये आप मानते रहना। तो हम जो भी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट यहाँ पर बताएंगे ये सिर्फ एक मान्यता है, हाइपोथेसिस है। चलिए शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। यू नो, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 ATPs आर फॉर्म्ड बट 2 कंज्यूम्ड, सो नेट गेन इन ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 2 ATP, you know it very well already। दूसरी बात, एनर्जी कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, जिसको कि हमने बताया कि लिखने का तरीका ये भी होता है NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, ये भी होता है।
हम NADH2 2 NADH2 मॉलिक्यूल ही बने हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस में। अब NADH2 क्या है, एनर्जी कंपाउंड होते हैं और इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी लिबरेट करानी होती है एटीपी के फॉर्म में। और वो कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाकर के। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे जाएगा, जब उसके लिए पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। तो इसको ग्लाइकोलाइसिस से जो साइटोप्लाज्म में NADH2 बने हुए हैं, इसको पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले आते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये आता है तो 2 ATP यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। ये आप ध्यान रखोगे, ATP 2 यहाँ कंज्यूम हुई, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा ये NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसके लिए इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसको कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये आप जानते ही हो, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये भी आप जानते हो, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने समझाया हुआ था। क्रेब्स साइकिल में आप देखो कि जब क्रेब्स साइकिल चल रही होती है तो एक स्टेप आता है जब सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है। तो वहां पर हमने बताया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से वो पर पार्विक एसिड या पर एस्टिल को एंजाइम ए 1 GTP से 1 ATP बनती है। लेकिन एक ग्लूकोज के 2 पार्विक एसिड को हम ले रहे हैं तो क्रेब्स साइकिल में क्या टोटल 2 ATP बनेंगी 2 GTP से बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो 2 ATP आप ये नोट करोगे, ये बनी क्रेब्स साइकिल में। प्लस क्रेब्स साइकिल में जो एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनते हैं, 8 NADH2 एनर्जी कंपाउंड। एक क्रेब्स साइकिल में 4 NADH2, तो उस तरह से 2 पार्विक एसिड या 2 एस्टिल कोएंजाइम के लिए हम लेंगे तो 8 NADH2 हो जाएंगे। ऐसे ही 2 FADH2 मॉलिक्यूल से भी एनर्जी कंपाउंड ये फॉर्म होता है क्रेब्स साइकिल में। अब ये NADH2 और FADH2 ये पार्टिसिपेट करेंगे कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और हम NADH2 और FADH2 को क्या कहते हैं कि ये एनर्जी कंपाउंड हैं। यहां पर 8 NADH2 एंड 2 FADH2, 8 NADH2 एंड 2 NADH2, ये हमने यह एक साथ लिख दिया 10 NADH2 और 2 FADH2। देखिए क्यों लिखा इस तरह से, 8 NADH2 ये आए हुए हैं क्रेब्स साइकिल से एंड 2 NADH2 ये वो है जो ग्लाइकोलाइसिस से आया हुआ है। तो 2 NADH2 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड 8 NADH2 फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, ये हो गए 10 NADH2 प्लस 2 FADH2, ये क्रेब्स साइकिल में बना हुआ है। Now the oxidation of 1 NADH2 liberates the 3 ATP by electron transport chain. So oxidation of 10 NADH2 will liberate the 30 ATP. क्योंकि एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फिर से एक बार बता दूं कि 2 NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड 8 NADH2 ऑफ क्रेब्स साइकिल, 10 NADH2 के ऑक्सीडेशन से 30 ATP बनी। प्लस क्रेब्स साइकिल के 2 FADH2, इनका ऑक्सीडेशन होगा तो 4 ATP बनेगी, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2 मॉलिक्यूल लिबरेट्स 2 ATP। तो एनर्जी वैल्यू आप देख रहे हैं कि FADH2 की कम होती देन द NADH2। इस तरह है 30 ATP फ्रॉम द 10 NADH2 एंड 4 ATP फ्रॉम द 2 FADH2, ये आप नोट करोगे। अब हम कंक्लूजन में पहुंचे, निष्कर्ष। तो टोटल फॉर्म्ड ATP क्या हुई, आप देखो टोटल फॉर्म्ड ATP 2 ATP ये ग्लाइकोलाइसिस की हो गई, 2 ATP हो गई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम GTP इन क्रेब्स साइकिल and 30 ATP by the oxidation of 10 NADH2 molecules, 4 ATP by the oxidation of 2 FADH2 molecules। तो ये टोटल फॉर्म्ड ATP कितनी हो गई आप देख रहे हो, ये हो गई 38 ATP टोटल फॉर्म्ड। लेकिन हमने बताया 2 ATP ये कंज्यूम हुई थी तब जब ग्लाइकोलिसिस के 2 NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाया गया था। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देन इट विल बी 36 ATP net gain. This is the respiratory balance sheet, and you have to clearly have in your memory and mind that net gain of 36 ATP is there by the complete oxidation of one glucose molecule through glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. ATP को एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम है, आप जानते हो।
जहां पर एडेनोसिन क्या एक न्यूक्लियोसाइड है और इसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल लगे होते हैं और एटीपी सिस्टम को लिपमैन ने दिया था और इसमें एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी कैसे निकलती है, इसकी साइकिल लिपमैन ने दिया था। अब एनर्जी वैल्यूज एटीपी की इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये समझने के बाद इस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगला आर्टिकल ये है कि रेस्पिरेशन को हम जो ट्रेडिशनली पहले से ये जानते आए हैं कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आप ज्यादातर 10th स्टैंडर्ड तक यही पढ़ते हो, लेकिन अभी हम बताएंगे कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। रेस्पिरेशन को फ्रैंकली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस ये कह देना ठीक नहीं, क्योंकि कैटाबॉलिज्म का मतलब आप क्या समझते हो कि ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस रिलीजिंग द एनर्जी, ये कैटाबॉलिज्म होता है। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ कि जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो सिर्फ ऐसा ही होता है कैटाबॉलिज्म। ऐसा भी तो हो सकता है कि साथ साथ उसी के कुछ सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, यानी इसका उल्टा भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी चल रहा है। एक्चुअली यही होता है कि ज्यादातर तो कैटाबॉलिज्म होता है रेस्पिरेशन में, लेकिन कुछ एनाबॉलिज्म भी होता है। तो यहां पर हमने एक बार लिखा कि मोर कैटाबॉलिज्म एंड लेस एनाबॉलिज्म, ये दोनों मिला करके हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। यू नो एम्फी मीन्स डुअल, जिसमें डुअल नेचर है, तो इसमें ब्रेक डाउन ज्यादा लेकिन कुछ फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए इसको प्योरली कैटाबॉलिज्म न कह करके हम एम्फीबॉलिक पाथवे ये प्रूव करेंगे। अब फूड जो होता है, फूड सबस्ट्रेट, फूड, इसमें मेन एनर्जी कंपाउंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है मेन एनर्जी सोर्स फूड। तो कार्बोहाइड्रेट जिस भी फॉर्म में होगा उसको ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट किया जाएगा, पहले हमने बताया। लेकिन फूड में सिर्फ ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट ही तो नहीं, फैट भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये सब के सब जो है ना फूड में होते हैं और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इन सब का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने कहा कि हम लोग जो मान के पढ़ते हैं कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्लूकोज बना और ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये करके हम जो है एक रटी रटाई बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं और एटीपी कैलकुलेट कर लेते। तो अभी हमने बताया कि वो सिर्फ क्या हुआ, ख्याली पुलाव जैसा है, ऐसा क्लियर कट नहीं होता है, वो सिर्फ एक मान्यता है। आप देखो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम फैट भी दिखा रहे हैं, प्रोटीन भी दिखा रहे हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए पहले हम मेन जो फूड सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट, इसी को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज जो है पहले ग्लाइकोलाइसिस में गया, और ग्लाइकोलाइसिस होती तो आप जानते हो कि 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, या उसका आइसोमेरिक फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए ये इस तरह से इक्विलिब्रियम का निशान लगा के लिख देते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हुए हैं ये, और ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये आप जानते हो। और पायरुविक एसिड फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहां वो एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है गेटवे या लिंक रिएक्शन में। ये यहां तक की बातें आप याद करोगे। अब ये बताना है कि ग्लूकोज का ये जो रास्ता है क्रेब्स साइकिल में एंटर करने का, क्या प्रोटीन और फैट भी इसमें कहीं लिंक होते हैं, यही हमें दिखाना है। तो देखो अब यहां पर फैट है, फैट का डाइजेशन हुआ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आप जानते हो कि जो भी लाइपेजेस हैं एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करते हैं। अब ग्लिसरॉल रेस्पिरेशन में एंटर किया तो ग्लिसरॉल जो है ये कन्वर्ट होगा ऐसे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अब आप देखो वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ग्रुप में, वो तो ग्लिसरॉल से भी बनता है। अब जो PgAl यहां पर बन गया ग्लिसरॉल से भी, तो ये भी तो आगे इसी रास्ते चला जाएगा पायरुविक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम में, और ये भी क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। इसका मतलब कि ग्लिसरॉल विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे इन फॉर्म ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आप नोट करोगे। फिर ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड जो हैं, फैटी एसिड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब यूज होगा बीटा ऑक्सीडेशन में जाकर के, तो फैटी एसिड ये एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन से,
और एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होकर के ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। जब एसिटाइल को एंजाइम ए बनना हमने समझाया था गेटवे या लिंक रिएक्शन में, तभी हमने बताया था कि एसिटाइल को एंजाइम इज ए कॉमन इंटरमीडिएट इन बोथ द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो फैटी एसिड भी एसिटाइल को एंजाइम ए बना दिया, तो ये भी तो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर दिया। अब देखो आप कि साथ साथ जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो एमिनो एसिड बन गई। एमिनो एसिड्स का डीएमिनेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है पायरुविक एसिड, और जिस तरह से ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है, वैसे डीएमिनेटेड एमिनो एसिड से भी पायरुविक एसिड बना, तो पायरुविक एसिड ये एमिनो एसिड वाला ये भी तो एंटर कर जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इससे भी एसिटाइल को एंजाइम में बन जाएंगी। इस तरह से क्रेब्स साइकिल में किसी न किसी रूप में, जैसे कि एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन ये पायरुविक एसिड के फॉर्म में, और ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म में, और फैटी एसिड ऑफ फैट ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में, ये आकर के रेस्पिरेशन में इंटर करते ही हैं। तो आपको याद रखना है कि किस रूप में प्रोटीन, किस रूप में ग्लिसरॉल और किस रूप में फैटी एसिड ये इंटर करता है किस कंपाउंड के रूप में रेस्पिरेटरी चेन में। अब बताएं एक बात कि एम्फीबोलिज्म हम क्यों बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि फैटी एसिड का कैटाबोलिज्म हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसका उल्टा भी साथ साथ होता रहता है जरूरत के अनुसार। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंपलर मॉलिक्यूल है और ये साथ साथ फिर वापस रीसिंथेसिस कर देता है फैटी एसिड लार्जर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। तो एक तरफ तो कैटाबोलिज्म हुई एसिटाइल कोएंजाइम में, और एक बार रीसिंथेसिस हो गई फैटी एसिड की तो एनाबोलिज्म भी हो गया। इस तरह दोनों मिलकर क्या हुआ, ये एम्फीबोलिज्म को प्रूव कर रहा है। ऐसे ही हमने बताया कि प्रोटीन के डाइजेशन से एमिनो एसिड बनी, लेकिन जो एमिनो एसिड बनी हुई हैं इनका वापस एनाबोलिज्म करके प्रोटीन भी तो साथ साथ बनती रहती हैं। तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना ये क्या है, एनाबोलिज्म है। तो आप देख रहे हो कैटाबोलिज्म के साथ साथ एनाबोलिज्म भी होती रहती है साइमल्टेनियसली। दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू कंसीडर द रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबोलिक पाथवे, नॉट प्योरली और फ्रैंकली द कैटाबोलिक पाथवे। अब अगली बात करेंगे। Now coming on the last article of the chapter respiration in plants, you have to study RQ values of different respiratory food substrate. RQ is the abbreviation form for the respiratory quotient. Respiratory quotient is a numerical calculation method where RQ or respiratory quotient means ratio of volume of carbon dioxide evolved with the ratio with the volume of oxygen consumed। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, इसका जो रेशियो है कि किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्टेट का रेस्पिरेशन में, इसी रेशियो को बोलते हैं आरक्यू वैल्यू। रिमेंबर आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन फॉर एनी रेस्पिरेटरी सबस्टेट। And this numerical ratio value is measured by an instrument known as Ganong's respirometer. Ganong, the name of scientist, Ganong's respirometer से ही RQ value कैलकुलेट की जाती है। अब सपोज anaerobic respiration हो रहा है। For anaerobic respiration like fermentation, you know in fermentation or anaerobic respiration there is no use of oxygen. तो oxygen consumed will be zero, that's why the value of RQ will come to be infinity. Infinity will be the RQ value for the anaerobic respiration like fermentation, because no oxygen is consumed there. Consumed oxygen will have zero value. For any organic acids, the RQ value comes to be more than 1. No use to take example and calculation. We should not have to go beyond the limit of your range of syllabus for medical entrance exam NEET. Remember that more than one RQ value is obtained from organic acids, if the organic acids are the respiratory food substrate. And the main respiratory food substrate is glucose, carbohydrate. If the balanced reaction of oxidation of one glucose molecule is written here, it is written as
C6H12O6 glucose plus 6 O2 equal to 6 carbon dioxide plus 6 water plus energy 50%, more than 50% of which is liberated as heat and almost less than 50% is utilized to form the energy currency molecule ATP. Now what will be the RQ value? RQ is equal to 6 CO2 and 6 oxygen, that will be equal to 1. 1 is the RQ value for the carbohydrate glucose. And fat, if the respiratory substrate foods are fat like tripalmitin. ट्राईपामिटिन क्यों बोले? सपोज द फैटी एसिड द पामिटिक एसिड. अगर पामिटिक एसिड एक जो है एक ऐसी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जहां पर कि कार्बन की 16 एटम्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल से पढ़ते हैं ये. तो अगर पामिटिक एसिड का बना हुआ फैट है ट्राईपामिटिन, जिसमें कि 3 पामिटिक एसिड फैटी एसिड हैं, इस तरह का फैट है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो आप जानते हो कि फैट बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसमें बहुत ज्यादा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन कम होती है. अब अगर किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए इनमें ज्यादा एनर्जी होती है, कैलोरी वैल्यू बहुत हाई होती है फैट की, लेकिन फिर भी इनसे एनर्जी निकालना मुश्किल होता है बॉडी के लिए. क्यों? क्योंकि दीज रिक्वायर मोर एंड मोर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन बिकॉज देमसेल्फ फैट मॉलिक्यूल्स हैव लेस ऑक्सीजन. तो फैट में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उनकी ज्यादा एनर्जी होने के बावजूद उनसे एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है. इसीलिए फैट से अगर एनर्जी निकालनी है तो फिजिकल एक्सरसाइज करिए. फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे आप तो हांफेंगे, यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, टैकिपनिया होगी, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा. ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा तो फैट जो बॉडी में डिपॉजिट है डिपॉजिट टिश्यू में वो ऑक्सीडाइज होगा और आपको उससे एनर्जी मिलेगी. इस तरह से ये बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं. C51H98O6 ये हुआ ट्राईपामिटिन फैट का फॉर्मूला. ये कैसे आया पामिटिक एसिड से, उसको ग्लिसरॉल के साथ एस्टरेफाइड करके, ये सब पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है. बैलेंस रिएक्शन लिखे, 145 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किए इसके एक मॉलिक्यूल को, तो 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 98 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एनर्जी रिलीज होती है. अब आपको आरक्यू वैल्यू निकालनी है. 102 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 145 ऑक्सीजन, ये कैलकुलेट करेंगे 0.7. ये आ गई ट्राईपामिटिन फैट की आरक्यू वैल्यू. अब अगर प्रोटीन है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि जर्मिनेटिंग सीड्स अच्छी प्रोटीन रिच होती हैं, उनके लिए आरक्यू वैल्यू 0.9 ये आता है, जिसको कि रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन लेकर के कैलकुलेट करना इसकी कोई जरूरत नहीं है. और सकलेंट प्लांट जैसे कि फिल्लोग्रेड हैं, इनमें एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होती है CAM, क्रॉसिलेशन एसिड मेटाबॉलिक. तो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज लगभग 0 के बराबर होती है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होती है या लिबरेट होने के बाद वो कंज्यूम हो जाती है तुरंत, तो फिर इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को 0 मानते हुए इसकी आरक्यू वैल्यू 0 आ जाती है. सकलेंट प्लांट्स विथ क्रॉसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जैसे कि फिल्लोग्रेड्स, ये कैक्टस हो गया, पुंसिया हो गए, इनके लिए आरक्यू वैल्यू ये 0 आ जाती है. तो ये रहा द लास्ट आर्टिकल ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इस तरह से हमने 3 वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को कंप्लीट करने की कोशिश की. पहले ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, नेक्स्ट वीडियो में क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड ये लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये कैसे निकालते हैं, टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, फिर रेस्पिरेशन को कैसे हम एक एम्फीबोलिक पाथवे ये प्रूव करते हैं, और अलग अलग रेस्पिरेटरी फूड सबस्ट्रेट का आरक्यू वैल्यू कितना होता है. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल मैकेनिज्म कई सारे स्टेप में होते हैं. So most of the students feel uncomfortable to learn these steps, but nothing to worry and be puzzled about it. जिस तरह से हम बताते हैं स्टेप वाइज, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार 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 पढ़ोगे, याद करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, उस पर बेस क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, तो ये चैप्टर भी आपको बाकी चैप्टर की तरह बहुत आसान हो जाएंगे. बट एज पर माई एक्सपीरियंसेस विद द स्टूडेंट्स,
कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील दे आर वीक इन स्पेशली चैप्टर ऑफ बॉटनी, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस. But I hope these will be very simplified for you if you follow all these guidelines for studies. Thank you very much. मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की